मेरी बेटी ने अपने 5 साल के ऑटिस्टिक बेटे को मेरे दरवाजे पर छोड़ दिया था और फिर 11 साल तक कभी वापस नहीं आई। सबने कहा, ऐसे बच्चे से जिंदगी भर परेशानी ही मिलेगी, कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत अलग है, बहुत मुश्किल है। लेकिन 16 साल की उम्र तक उसने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसके लिए लोगों ने उसे लगभग 30 करोड़ रुपए दिए। टीवी पर उसकी कहानी चली, लोग उसे जीनियस कहने लगे और ठीक 2 हफ्ते बाद दरवाजे की घंटी बजी। बाहर मेरी वही बेटी खड़ी थी, एक महंगे सूट वाले वकील के साथ, नकली कागज लेकर, जो मेरे नाती की जिंदगी और उसकी कमाई पर कब्जा करने आई थी। मुझे लगा हम सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन मेरे शांत, कम बोलने वाले ऑटिस्टिक पोते ने अदालत के बीचों बीच लैपटॉप खोलकर 5 मिनट में उसकी पूरी कहानी उधेड़ कर रख दी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। कमेंट में लिखकर बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं और क्या आप भी किसी के दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा हैं। मुझे अच्छा लगता है जब लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगर ऐसी कहानियाँ आपको सोचने पर मजबूर करती हैं तो नेवर टू ओल्ड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब चलिए वापस चलते हैं उस दिन पर जब ये सब शुरू हुआ था। मेरा नाम शारदा है, मैं अब 68 साल की हूँ। ये बात तब की है जब जयपुर में नवंबर की ठंडी शाम थी। मैं अपने छोटे से मकान के भीतर रसोई में थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो मेरी बेटी नेहा बाहर खड़ी थी और उसके साथ छोटा सा लड़का आरव, मेरा नाती, 5 साल का। उसके हाथ में बस एक छोटा बैग था। नेहा की आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा चिड़चिड़ा। बस वीकेंड के लिए है मम्मी, उसने जल्दी जल्दी कहा। मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन सांस लेना चाहती हूँ। रविवार को ले जाऊंगी, पक्का? आरव जमीन की तरफ देख रहा था। उसके पैर आगे पीछे झूल रहे थे, एड़ी से पंजे तक, जैसे वो अपने ही बनाए किसी अदृश्य झूले पर हो। उसके दोनों हाथ कानों पर थे, जबकि गली लगभग शांत थी। मैंने कहा, अच्छा अंदर तो आओ, चाय पीकर जाना। नहीं, देर हो रही है, मैं आपको कॉल करूंगी, उसने मेरे सवालों से बचते हुए कहा। उसने न आरव को गले लगाया, न माथे पर चूमा, बस मुड़ी और तेजी से गाड़ी की तरफ चल दी। कुछ सेकंड में उसकी कार की लाल लाइट मोड़ से गायब हो गई। मैं दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। आरव दरवाजे के बिल्कुल पास, वहीं आगे पीछे झूलता रहा, हाथ कानों पर। आरव, मैंने धीरे से कहा, अंदर आना है बेटा। वो मुझे देख भी नहीं रहा था, उसकी आंखें कहीं दूर थीं, जैसे मैं कमरे में हूं ही नहीं। मैंने उसके हाथ से बैग लिया। बैग बहुत हल्का था, जैसे सच में सिर्फ वीकेंड के लिए ही पैक हुआ हो। मैंने दरवाज़ा थोड़ा और खोलकर चुपचाप खड़ी रही। कुछ पल बाद वो खुद ही धीरे धीरे अंदर आ गया, अभी भी कान ढंके हुए। फ्रिज की हल्की गूंज सुनते ही उसके कंधे एकदम सख्त हो गए। ड्राइंग रूम का पंखा हल्की आवाज में घूम रहा था, वो और भी ज्यादा झूलने लगा। मैंने दरवाज़ा बहुत धीरे से बंद किया। वो सीधे ड्राइंग रूम के कोने में गया, बुकशेल्फ के पास ज़मीन पर बैठ गया, दीवार की तरफ मुंह करके। भूख लगी है? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं, बस उसका झूलना थोड़ा तेज हो गया। पानी पियोगे? मैंने किचन से एक पीला प्लास्टिक कप निकाला, वही कप जो मैं पहले कभी उसके आने पर निकालती थी, और उसमें पानी भरकर उसकी पहुंच से थोड़ी दूरी पर फर्श पर रख दिया। उसने कप की तरफ देखा, फिर आंखें फेर ली और पहले जैसे ही झूलता रहा। मैं सालों तक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती रही हूँ। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे भी मेरी क्लास में रहे थे, पर हमेशा उनके साथ कोई हेल्पर या स्पेशल टीचर होता था। सच कहूँ तो असली जिंदगी में 24 घंटे उनके साथ रहने का मतलब क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। उसी रात मुझे अंदाज़ा हो गया। मैंने रात के खाने में वही बनाया जो नेहा ने कभी बताया था। फ्रोज़न, नगेट्स, फ्राइज़, ऐसी चीज़ें जो मुझे खुद पसंद भी नहीं, पर सोचा बच्चे को पसंद होंगी। उसने प्लेट देखी और मुंह मोड़ लिया। मैंने कहा, तो पास्ता बना दूं? उसने प्लेट दूर धकेल दी। सैंडविच बनाया? वो भी नहीं। क्या खाओगे बताओ तो, मैंने लगभग रोते हुए पूछा। उसके गले से एक धीमी हम जैसी आवाज़ निकली,
पर शब्द नहीं आए। आखिर में मैंने उसे कुछ साधारण से क्रैकर्स दिए। वो चुपचाप 3 क्रैकर्स खाकर फिर कोने में जाकर बैठ गया। सोने का समय और भी कठिन था। मैं उसे ब्रश करवाने की कोशिश कर रही थी कि वो अचानक इतनी तेज चीखा कि मेरे हाथ से ब्रश गिर गया। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। मैं पीछे हटी तो वो तुरंत शांत हो गया, मगर उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ठीक है, आज नहीं करेंगे, मैंने सांस रोककर कहा। धीरे धीरे सीखेंगे। मैंने उसे गेस्ट रूम के बिस्तर पर लिटाया। रज़ाई ओढ़ाई जैसे आम बच्चों को ओढ़ाती हूँ। उसने रज़ाई दूर फेंक दी। मैंने फिर कोशिश की। वो फिर चीखने लगा। आखिर में मैंने रज़ाई पैर की तरफ छोड़ दी और कमरे से बाहर आ गई। पूरी रात उसके कमरे से वही धीमी, एक ही सुर में चलती गुनगुनाहट सुनाई देती रही। मैं भी नहीं सो पाई। सुबह मैंने नेहा को फ़ोन किया। नेहा बेटा, कॉल करो। मुझे ये जानना है कि आरव क्या खाता है, उसकी दिनचर्या क्या है। मुझे कुछ नहीं पता। कोई जवाब नहीं। दोपहर, शाम, अगला दिन, अगला हफ्ता, आवाज़ नहीं। सिर्फ वीकेंड 2 हफ्ते बन चुका था। डरते डरते मैं उसे बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले गई। डॉक्टर ने काफ़ी देर तक हमसे बात की। उसे देखा, कुछ टेस्ट लिखे, फिर शांत आवाज़ में बोले, शारदा जी, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है। क्या किसी ने पहले आपको बताया? मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। इसकी माँ को देखना था ये सब, मैंने भर्राई आवाज़ में कहा। डॉक्टर ने नरमी से कहा, अब आप देख रही हैं, वो नहीं है पर बच्चा तो है। हमें थेरेपी शुरू करनी होगी, स्पीच, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियरल। इसे रूटीन, एक जैसा माहौल और बहुत पेशेंस चाहिए। आप अकेली नहीं हैं, पर आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। मैंने सिर हिलाया। उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने सीखा कि उसे हर सुबह वही नाश्ता चाहिए, आमलेट, ब्रेड, और प्लेट पर सब अलग अलग, कुछ भी आपस में नहीं छूना चाहिए। मैंने सीखा कि अगर हम स्कूल जाने का रास्ता बदल दें तो वो गाड़ी में चीखने लगेगा, पैर मारने लगेगा। मैंने सीखा कि जब तक वो खुद आगे बढ़कर गले न लगे, मुझे उसे अचानक हाथ नहीं लगाना चाहिए। पहले पहल मुझे लगता था मैं अच्छी दादी नहीं हूँ, मैं इसे संभाल नहीं पा रही। फिर मैं रात को खुद से कहती, वो बोल नहीं पाता, पर देखता सब है। मुझे बस उसके देखने का तरीका समझना है। एक सुबह मैं उठी तो देखा, वो फर्श पर बैठा है। उसके सामने खिलौना कारों की टोकरी पड़ी है। वो कारें लगाता जा रहा था। पहले लाल, फिर थोड़ा हल्का लाल, फिर नारंगी, फिर पीला सा हरा। इतनी महीन शेड्स कि मुझे खुद आंखें मिचमिचानी पड़ी। पहले मुझे लगा बस खेल रहा है, फिर समझ आया वो रंगों के हिसाब से ग्रेडियंट बना रहा है। ये कमाल है आरव, मैंने धीरे से कहा, ताकि उसकी लय टूटे नहीं। वो मेरी तरफ देखे बिना बस कारें लगाता रहा, मगर उसके हाथों की चाल और तेज हो गई, जैसे उसे अच्छा लगा हो कि मैंने नोटिस किया। दिसंबर आ गया। नेहा का कोई फोन नहीं। क्रिसमस की शाम मैंने सोचा आज तो करेगी। मैंने कुकीज़ बनाई। घर में हल्की सी मिठास और बटर की खुशबू फैल गई। फुर्सत मिली तो खुद को तसल्ली देने के लिए फ़ोन उठाया, तभी फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नेहा का नाम था। नेहा, मेरे अंदर उम्मीद उछली। कब आ रही हो उसे लेने? वो तुम्हें ढूंढता है। मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? उसकी आवाज़ सपाट और थकी हुई थी। मैं नहीं कर सकती। मैंने कोशिश की, सच में कोशिश की, पर मैं टूट जाती हूँ। वो आपका है अब। मैं बस नहीं कर सकती। नेहा, 1 मिनट सुनो तो। लाइन कट चुकी थी। मैंने फिर कॉल किया। घंटी बजती रही, किसी ने नहीं उठाया। कुकीज़ ओवन में जल गईं, धुआं किचन में भर गया। मैंने ओवन बंद किया, जली हुई ट्रे बाहर निकाली और फर्श पर बैठ गई, पीठ अलमारी से टिकाकर। फ़ोन हाथ में था, दिमाग सुन। कुछ पल बाद आरव दरवाजे पर आया। उसने मुझे बहुत देर तक देखा, उतनी देर तक जितनी देर तक वो कभी किसी की आंखों में नहीं देखता था। फिर वो किचन के काउंटर पर गया, वही पीला कप उठाया, मेरे पास आया और धीरे से मेरे बगल में फर्श पर रख दिया। बस रखा, कुछ कहा नहीं, फिर वापस कमरे में चला गया।
मेरे पास एक तरफ जली हुई कुकीज़ की ट्रे थी, दूसरी तरफ वो पीला कप। उसी पल मुझे लगा, जो माँ नहीं कर पाई वो ये बच्चा अपने तरीके से कर रहा है। वो मेरे दुख को देख रहा है, अपने तरीके से जवाब दे रहा है। उसी दिन मैंने मन में तय किया, चाहे कोई कागज़ हो या ना हो, अब ये बच्चा मेरा है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। साल बीतते गए, मैंने उसके लिए हर चीज़ एक जैसी रखी। एक ही नाश्ता, एक ही रास्ते, एक ही सोने का समय, एक ही पीला कप। जब सब कुछ स्थिर होता, वो शांत रहता। उसकी आंखों में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां तो नहीं दिखती थीं, मगर घबराहट कम हो गई थी। वो मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठता, मैं किताब पढ़ती। वो अपनी डायरी में कुछ लिखता या टीवी पर वही एक एपिसोड बार बार देखता। 7 साल की उम्र तक उसकी छोटी डायरी अजीब निशानों, गोलों और लाइनों से भर गई। मैंने स्पीच थेरेपिस्ट से पूछा, ये सब क्या है? चिंता की बात है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ये अपनी दुनिया को रिकॉर्ड कर रहा है। इसे कंट्रोल का एहसास होता है, रहने दीजिए। 8 साल का हुआ तो डायरी में तारीखें, समय और छोटे छोटे वाक्य आने लगे। आज अंडा, टोस्ट, स्कूल, घर। उसकी लिखावट इतनी साफ थी कि टीचर भी तारीफ करते। इतने साफ अक्षर तो बड़ों के भी नहीं होते। एक दिन नाश्ते की मेज पर बैठा था, मैं चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी कि उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, माँ क्यों चली गई? मेरे हाथ से चम्मच लगभग गिर ही गया। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। वो डायरी देख रहा था, मुझे नहीं। उसने कहा था, वो संभाल नहीं पा रही, और चली गई। मैंने सच बोल दिया। उसने एक बार सिर हिलाया, अपनी डायरी में कुछ लिखा और चुपचाप खाने लगा। मैं बाथरूम में जाकर रोई, पर उसके सामने कभी ये सवाल नहीं डाला। स्कूल में उसका दिमाग पढ़ाई में तेज था, पर लोगों को समझना उसके लिए मुश्किल था। प्रिंसिपल कई बार कहता, मैडम इसे स्पेशल सेक्शन में भेज दीजिए, ये ग्रुप में नहीं घुलता, आंख में आंख डालकर बात नहीं करता, म्यूजिक पीरियड में कान ढंक लेता है। मैं हर मीटिंग में वही बात दोहराती, ये काम तो सब कर लेता है, बस अलग तरीके से। आप इसे कम मत आंकिए। मैं घर से उसकी कॉपियाँ, टेस्ट और रिपोर्ट कार्ड लेकर जाती। मैथ्स में वो 2-3 क्लास आगे था, पढ़ने में तेज था। दिक्कत बस ये थी कि उसे झूठ और दिखावे से नफरत थी। एक बार मैथमेटिक्स की मैडम बोर्ड पर स्टेप लिख रही थी। उन्होंने गलती से गलत डिवीजन लिखा। आरव उठकर बोला, मैडम ये स्टेप गलत है। मैडम को लगा वो बदतमीजी कर रहा है। उन्होंने उसे प्रिंसिपल के कमरे में भेज दिया। बाद में मीटिंग में मैंने सीधी बात कही। सवाल ये नहीं कि उसने बीच में टोका, सवाल ये है कि क्या वो सही था? अगर था तो उसने मदद ही की। प्रिंसिपल मेरी बात सुनकर चुप हो गया, पर मुझे समझ आ गया कि ये दुनिया मेरे पोते को समस्या समझेगी, जबकि असल में वो सच और पैटर्न देखने वाला इंसान है। मैं हर मीटिंग के बाद कागज़ घर लाती, फाइल में लगाती जाती। मेडिकल, स्कूल, थेरेपी, सबकी मोटी मोटी फाइलें। आरव अक्सर मेरी मेज़ के पास खड़ा होकर इन्हें देखता। एक दिन बोला, ये सब अलग अलग रखोगी तो खो जाएगा। तो क्या करूं? मैंने पूछा। इनको तारीख और टाइप के हिसाब से लगाओ, फिर स्कैन कर लो, फ़ोन या कंप्यूटर में रखो। असली और डिजिटल दोनों साथ रहेंगे तो कोई बदल नहीं पाएगा। उसने इतना सिंपल कहा, जैसे चाय में चीनी डालने की सलाह दे रहा हो। 10 साल का हुआ तो हमने उसे एक टैबलेट दिलाया, ताकि जब बोलना मुश्किल लगे तो वो टाइप कर सके। उसने एक दिन में उसे सीख लिया। एक हफ्ते में उसने अपनी डायरी के पन्नों की फ़ोटोज़ लेना शुरू कर दिया, तारीख, समय, सब के साथ। फिर उसने मेरी अलमारी की फाइलों पर नज़र डाली। ये सब भी स्कैन कर लेते हैं? उसने कहा। इतना सारा? मैंने हंसकर कहा, पीठ टूट जाएगी। मैं करूँगा, उसने कहा। आप बस फाइलें निकालती रहो। हमने हफ्तों तक स्कैनिंग की। मैं फाइल से पेपर निकालती, वो टैबलेट से फ़ोटो लेता, कंप्यूटर पर सेव करता। एक दिन मैंने पूछा, तुम इतना सब क्यों जमा कर रख रहे हो? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखकर कहा, ताकि जो सच में हुआ वो कभी गायब ना हो। तब मुझे लगा, ये बच्चा अपने बचपन का घाव भरने की कोशिश कर रहा है। मुझे क्या पता था, वो भविष्य की जंग की तैयारी कर रहा है।
12 साल की उम्र में उसने लैपटॉप पर कोडिंग सीखना शुरू किया। मुझे लगा पाइथन कोई सांप है, उसके लिए वो नई भाषा थी। गर्मियों की छुट्टियों में दूसरे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मोबाइल गेम खेल रहे थे और वो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठा था, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हुए। ये प्रोग्राम फाइलों को तारीख के हिसाब से लगाता है। वो मुझे दिखाता, ये डुप्लीकेट ढूंढता है, ये चेक करता है कि किसी फाइल में कुछ बदला तो नहीं गया। मुझे सब पूरा समझ नहीं आता, पर इतना समझ आ गया कि वो सिर्फ खेल नहीं रहा, कोई ऐसा औजार बना रहा है जो सच बचा सके। 15 साल की उम्र तक उसका सिस्टम इतना मजबूत हो चुका था कि एक छोटी सिक्योरिटी कंपनी ने उसे खरीदने की बात की। पहली डील 20 लाख के आसपास हुई। मेरे लिए तो ये भी सपना था, पर उसने बस कहा, कम है, पर शुरुआत के लिए ठीक है। अब मेरे पास क्लाइंट है। धीरे धीरे और कंपनियां जुड़ती गईं। 2 साल के अंदर उसके खाते में करोड़ों जमा हो गए। फिर शहर की एक बड़ी कंपनी ने पूरा सॉफ्टवेयर खरीदने का ऑफर दिया। शर्त ये थी कि वो अगले 5 साल तक ऐसा ही कोई वेरिफिकेशन वाला सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा। हमने एक अच्छे वकील से सलाह ली। वकील ने सब कागजात देखकर कहा, यह डील बहुत बड़ी है, सोच समझकर फैसला करना। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं बेच दूंगा। ये काम पूरा हो गया, अब कुछ और बनाऊंगा। मार्च के महीने में सौदा पक्का हुआ। उसके अकाउंट में लगभग 30 करोड़ रुपए आए। मेरी तो आंखों के सामने तारों की तरह नंबर घूमने लगे। मैंने जिंदगी भर नौकरी करके भी इतना कभी नहीं देखा था। कुछ ही दिनों बाद लोकल न्यूज़ चैनल वाले हमारे घर शूट करने आए। उन्होंने उसे ऑटिस्टिक जीनियस कहा। उसे कंप्यूटर पर बैठाकर शॉट लिए। रिपोर्टर ने पूछा, आपने ये सॉफ्टवेयर क्यों बनाया? आरव ने बहुत सीधी बात कही, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। कागज़ झूठ नहीं बोलते अगर आप उन्हें सही तरह पढ़ना जानते हो। उन्होंने ये लाइन न्यूज़ में बार बार चलाई। लोग कहने लगे, वाह, कितना समझदार लड़का है। लेकिन मुझे उसमें छुपा डर भी सुनाई दिया। उसे पता था, झूठ ज़्यादातर कागज़ पर लिखा जाता है और वो कागज़ ही उसका हथियार बनने वाले थे। न्यूज़ रिपोर्ट आने के 2 हफ्ते बाद मंगलवार की दोपहर दरवाजे की घंटी बजी। मैं रसोई में थी, हाथ पोंछते हुए दरवाजे तक गई। बाहर एक ग्रे फॉर्मल सूट पहने औरत खड़ी थी, बाल ठीक से सेट, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बनावटी मुस्कान। उसके साथ काले सूट में एक आदमी था, हाथ में चमड़े का बैग। हाय मम्मी, औरत ने कहा। गला सूख गया। नेहा, मैंने बमुश्किल कहा। उसने मेरे पीछे झांककर घर के अंदर देखा। आरव घर पर है, हमें अंदर बात करनी है। ये हमारे वकील साहब हैं। मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गई। इतने साल बाद अपनी ही बेटी को देखना भी आसान नहीं था, ऊपर से उसके साथ वकील। पीछे से धीमे कदमों की आवाज आई। कॉरिडोर में आरव खड़ा था। वो नेहा को देखकर न खुश हुआ न गुस्सा। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी किसी नई फाइल पर होती हैं, शांत, ठंडी, सब कुछ नोटिस करती हुई। आ जाओ, उसने सपाट स्वर में कहा। हम किचन की मेज पर बैठे, वही मेज जहां हम हर सुबह नाश्ता करते थे, जहां हमने सालों से कागजात फाइलों में लगाए थे। अब वहीं नेहा का वकील अपनी चमड़े की फाइलें खोल रहा था। शारदा जी, वकील ने बहुत विनम्र आवाज में कहा, हम यहाँ आरव की कस्टडी और उसके आर्थिक अधिकारों के बारे में बात करने आए हैं। मेरी मुवक्किल नेहा उसकी माँ है और पिछले 11 साल से दूर से को पेरेंटिंग कर रही हैं। मेरे मुंह से निकला, ये क्या बोल रहे हो तुम? उसने तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया। नेहा ने गला भरकर लेकिन अभ्यास वाली दुखी आवाज़ में कहा, मम्मी, मैंने कई बार आपसे संपर्क करने की कोशिश की, पर हालात ऐसे थे, मैं पैसे भेजती रही, दूर से सब देखती रही। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। वकील ने बड़े बड़े मुहर लगे कागज़ मेज़ पर रखे। ये देखिए, पैसे भेजने के स्लिप्स, विजिट लॉग, फ़ोन कॉल्स के नोट्स। अदालत में ये बहुत मजबूत सबूत बनेंगे। आरव अभी नाबालिग है, तो उसकी फाइनेंशियल गार्डियनशिप माँ के पास आना स्वाभाविक है। कागज़ देखने में एकदम असली लग रहे थे। तारीखें, रकम, साइन, नोटरी की मोहर। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज़ आ रही थी।
मेरे पास बस एक ही बात थी, ये सब नकली है। वकील ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, जब तक आप साबित नहीं कर देती, अदालत के लिए ये असली है। कानून कागज देखता है, बातें नहीं। उस रात मैं सारी फाइलें, सालों की जमा मेहनत लेकर फैमिली लॉयर लीना मैडम के पास गई। उन्होंने पहले नेहा वाले कागज देखे, फिर मेरे फोल्डर, स्कूल, डॉक्टर, थेरेपी, बैंक स्टेटमेंट, फोन बिल, सब। घंटों तक कागज उलट पलट करने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे से मुझे जवाब मिल गया था, उससे पहले कि वो बोले। दिल से मैं आपकी बात मानती हूँ शारदा जी, उन्होंने धीरे से कहा, पर अदालत में दिल नहीं, दस्तावेज चलते हैं। जब तक हमारे पास पक्का सबूत न हो कि ये कागज झूठे हैं, जज शायद नेहा के कागजों को ज्यादा वेट देगी। आपने कभी कानूनी गार्डियनशिप के लिए आवेदन दिया था? मैंने सिर हिलाया। मुझे लगा था वो छोड़ गई, बस यही काफी है, दिल के लिए काफी है। उन्होंने कहा, कानून के लिए नहीं। घर लौटकर मैं किचन की वही मेज पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हम तुम्हें खो देंगे, मैंने पहली बार जोर से कहा। इतने साल सब कुछ करने के बाद भी हम हार जाएंगे। आरव चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। उसने मुझे दिलासा नहीं दिया, सब ठीक होगा भी नहीं कहा। बस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और थोड़ी देर बाद कीबोर्ड की टिक टिक की आवाज़ आने लगी। रात के लगभग 3 बजे मैं करवटें बदलते बदलते उठी। उसके कमरे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर 3 स्क्रीन जल रही थीं, कोड, टेबल्स और कागज़ों की स्कैन कॉपियां दिख रही थीं। सो नहीं रहे? मैंने धीरे से पूछा। काम कर रहा हूँ, उसने बिना पीछे देखे कहा। कल कोर्ट है बेटा, थोड़ा सो जाओ, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। लगभग हो गया, उसने कहा। उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहीं। क्या लगभग हो गया? मैंने पास जाकर स्क्रीन पर नज़र डाली। उस पर तारीखों के कॉलम, फाइलों के नाम, बैंक स्टेटमेंट, फ़ोन रिकॉर्ड, पुराने कैलेंडर की फ़ोटोज़, सब कुछ था। मेरे रिकॉर्ड? उसने छोटा सा जवाब दिया। मुझे नहीं पता मैं ये केस कैसे लड़ूं। मेरी आवाज़ टूट गई। मेरे पास सिर्फ सच है, पर उनके पास कागज़ हैं। उसने टाइपिंग रोक दी, मगर कुर्सी पर घूमकर मेरी तरफ नहीं देखा। बस इतना कहा, आपको बस कल सच बोलना है, बाकी मैं देख लूँगा। मैं समझ नहीं पाई, एक 16 साल का ऑटिस्टिक लड़का जो बदलाव से डरता है, वो इतनी शांति से कैसे बोल सकता है? मैंने कुछ नहीं कहा। वापस कमरे में आकर लेट गई, पर आंखों में नींद नहीं आई। सुबह कोर्ट का दिन आ गया। हम दोनों ने बिना ज्यादा बात किए तैयारी की। मैंने हल्की सूती साड़ी पहनी, उसने वही हल्का सा अच्छा कुर्ता पैंट जो हमने खास तौर पर ऐसे मौक़ों के लिए रखा था। कार में जाते समय मैं पूरे रास्ते मन ही मन प्रार्थना करती रही। वो खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे कुछ जोड़ घटा रहा हो। फैमिली कोर्ट की बिल्डिंग पुरानी थी, दीवारों पर पुराना पेंट उखड़ा हुआ, गलियारों में फाइलों की और पसीने की मिली जुली गंध। अंदर छोटे से कोर्टरूम में लकड़ी की बेंचें लगी थीं। सामने जज का आसन। जज साहिबा मध्यम उम्र की, सीधे चेहरे और तेज आंखों वाली महिला थी। नेहा सामने वाली टेबल पर बैठी थी, हल्के रंग की साड़ी, बाल सलीके से खुले, चेहरे पर पछताई हुई माँ वाला भाव। उसके बगल में वही वकील, फाइलों के ढेर में घिरा हुआ। हमारी तरफ मैं, आरव और लीना मैडम बैठे थे। ऑल राइज, क्लर्क ने आवाज़ लगाई। सब खड़े हुए। जज आई, केस शुरू हुआ। पहले नेहा के वकील ने अपना पक्ष रखा। उसने नेहा को एक मजबूर लेकिन दिल से जुड़ी माँ की तरह पेश किया, जो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण दूर रही, पर दिल से कभी अलग नहीं हुई, जो पैसे भेजती रही, महीने महीने मिलने आती रही, फ़ोन करती रही। हर झूठ के साथ वो कोई तारीख या रकम जोड़ देता। दिसंबर 2013 में 5,000 रुपये भेजे, अप्रैल 2015 में 2 बार विजिट किया, 2017 में लंबी बातचीत हुई। फिर उसने वही कागज़ जज के सामने रखे, पैसे भेजने वाले स्लिप्स, विजिट लॉग, फ़ोन कॉल्स के नोट्स, सब पर नेहा की साइन और मोहरें। जज ने सब ध्यान से देखे, कुछ सवाल किए, सिर हिलाया। फिर हमारी बारी आई। लीना मैडम ने मेरे सारे फोल्डर कोर्ट में रखे, स्कूल, डॉक्टर, थेरेपी,
बैंक स्टेटमेंट, फ़ोन रिकॉर्ड, सब में सिर्फ मेरा नाम, मेरी मेहनत, मेरे साइन। जज ने सहानुभूति से मेरी तरफ देखा। शारदा जी, आपने जो किया है वो बहुत सराहनीय है, पर कानून के हिसाब से नेहा अभी भी माँ है। अगर उनके कागज सही हुए तो उनकी फाइनेंशियल गार्डियनशिप की मांग गलत नहीं मानी जाएगी। मेरे कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, अगर इनके कागज सही हुए। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे। मुझे लगा हम हार रहे हैं। मैंने घबराकर आरव की तरफ देखा, उसकी आंखें अब भी शांत थीं। मैंने फुसफुसाकर कहा, ये झूठ बोल रही है, हमें कुछ करना होगा। उसने उतनी ही धीमी आवाज में कहा, उसे बोलने दीजिए। क्या? मैंने लगभग हड़बड़ाकर पूछा। जितना बोलना है बोलने दीजिए, उसने दोहराया। जज ने आरव की तरफ देखा। बेटा, तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है? कोर्टरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया जिसे वो हर जगह साथ लेकर आता था। मान्यवर, उसने साफ और सीधी आवाज में कहा, मेरे पास सबूत है। लीना मैडम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नेहा के वकील के चेहरे पर घबराहट की हल्की लकीर दौड़ गई। जज ने भौहें हल्की सी उठाई। किस बात का सबूत? आरव ने पहली बार पूरे कोर्टरूम पर नजर दौड़ाई, फिर बोला कि जो कागज मेरी माँ लेकर आई हैं वो उसी हफ्ते बनाए गए हैं जब मेरी डील न्यूज़ में आई थी, और ये कि 11 साल तक उन्होंने न पैसे भेजे, न फ़ोन किया, न मिलने आई। मेरे पास सब रिकॉर्ड है। उसने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और कोर्ट के सामने वाली मेज़ पर रख दिया। मेरी सांस रुक गई। मुझे समझ आ गया कि वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, लेकिन कैसे? सबके सामने, उसी कोर्ट में जहां अब तक सिर्फ नेहा के झूठे कागज चल रहे थे। जज ने शांत लेकिन जिज्ञासु आवाज में कहा, ठीक है, दिखाइए आपके पास क्या है। और जैसे ही उसने स्क्रीन खोली और पहली फाइल खोलने के लिए उंगली ट्रैक पैड पर रखी, मुझे पहली बार सचमुच डर के साथ साथ एक अजीब सा यकीन भी महसूस हुआ। ये वही बच्चा था जिसे लोग कहते थे कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और अब पूरा कोर्टरूम उसकी तरफ देख रहा था, ये इंतजार करते हुए कि वो अगले पल क्या करेगा। आरव ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन अदालत की दीवार पर लगे बड़े मॉनिटर से जुड़ गई। पूरे कमरे की नज़र अब उस स्क्रीन पर थी। उसने बहुत ही सीधी शांत आवाज में कहा, सबसे पहले मैं वही कागज दिखाऊंगा जो मेरी माँ अपने साथ लाई है। ये कह रहे हैं कि ये 2011 से 2020 तक बनते रहे, है ना? जज ने कहा, हाँ, यही दावा है। आरव ने एक फाइल खोली। स्क्रीन पर वही कस्टडी पेपर्स नजर आए जिन पर नेहा की साइन और नोटरी की मोहर थी। उन्होंने सबको देखने का मौका देने के लिए कुछ सेकंड तक स्क्रीन वहीं रोकी। फिर उसने अगली विंडो खोली जहां छोटे छोटे नंबर और तारीखें लिखी थीं। ये उस फाइल का असली डेटा है, उसने कहा। ये बताता है कि फाइल असल में कब बनी, कब सेव हुई, कब बदली गई। ये कागज ये कह रहे हैं कि 2011, 2012, 2013 में बने थे, लेकिन इनकी असली तारीखें क्या हैं? ये देखिए, उसने एक एक करके तारीखें जूम करके दिखाईं। हर फाइल के सामने वही हफ्ता लिखा था, 2 हफ्ते पहले वाला। ये सारी फाइलें एक ही हफ्ते में बनी हैं, आरव ने साफ भाषा में कहा। ठीक उस समय जब न्यूज़ में मेरी सॉफ्टवेयर डील और पैसों वाली रिपोर्ट आई, उससे पहले इनका कोई अस्तित्व नहीं था। नेहा के वकील ने तुरंत आपत्ति की, माननीय अदालत, ये सब कंप्यूटर डेटा है, इसे आसानी से बदला भी जा सकता है, ये भरोसेमंद नहीं है। आरव ने बिना घबराए कहा, मैंने ये सॉफ्टवेयर 7 साल पहले बनाना शुरू किया था। जिस कंपनी ने इसे 30 करोड़ देकर खरीदा, उन्होंने इसे महीनों टेस्ट किया, तभी खरीदा। अगर ये डेटा झूठा होता, मैंने ये डेटा परिवाजन, तो वो कभी इतना पैसा नहीं देते। उसने तुरंत उस कंपनी का नाम और कॉन्ट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट दिखाया जो हमारे वकील ने पहले से सबूत के तौर पर फाइल में रखा था। जज गंभीर होकर बोली, आगे दिखाइए। आरव ने अब एक और फाइल खोली। अब साइन, उसने कहा। ये मेरे जन्म प्रमाण पत्र पर उनकी साइन है जो 2005 की है, और ये, उसने दूसरी तरफ कस्टडी पेपर्स की साइन दिखाई, ये इन कागज़ों पर है।
मैं फर्क दिखाता हूँ। स्क्रीन पर दोनों साइन एक साथ दिखी, फिर उनका जूम किया हुआ हिस्सा। वो ऐसे समझा रहा था जैसे किसी बच्चे को समझा रहा हो। असली साइन में नकाये घुमाव देखिए, हर बार थोड़ा सा एक जैसा है। नकली वाली में ये अलग है, यहाँ धक्का ज्यादा है, यहाँ दबाव कम है, अक्षरों का झुकाव, लाइन से दूरी, सब अलग है। ये अलग अलग दिनों में कई बार की गई साइन नहीं है, ये कुछ ही कोशिशों में कॉपी बनाई गई साइन है जो असली से मेल खाने की कोशिश कर रही हैं पर पूरी तरह नहीं मिल पा रही। जज ने कुर्सी के हत्थे पर उंगलियां थपथपाईं, उनकी आंखें अब नेहा पर थीं। ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने नेहा से पूछा। नेहा हड़बड़ा गई। मैं तो बस वही साइन कर रही थी जो मेरे वकील ने कहा। उसने कहा ये लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। किसने इन्हें बनाया, आपने या आपके वकील ने? जज ने कड़े स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता। उसने ड्राफ्ट भेजे थे, मैंने साइन कर दिए, नेहा ने घबरा कर कहा। तो फिर इन पर आपकी साइन कैसे हैं? जज की आवाज और सख्त हो गई। कोर्टरूम में सन्नाटा था। आरव ने फिर बोलना शुरू किया। अब मैं दिखाता हूं कि 11 साल तक क्या नहीं हुआ। उसने एक एक करके अलग विंडो खोली। बैंक स्टेटमेंट्स, फोन रिकॉर्ड, मेरी पुरानी डायरी की फोटोज। ये नानी का बैंक स्टेटमेंट है पिछले 11 साल का, उसने कहा। यहाँ हर जगह लिखा है। पैसा कहाँ से आया? कहीं भी नेहा का नाम नहीं है, न रुपये न डॉलर। अगर ये मनी ऑर्डर भेजती तो बैंक में एक न एक जगह उनका नाम जरूर आता। उसने अलग अलग सालों के पेज घुमाकर दिखाए, सब पर इनकम, खर्च, बिजली बिल, गैस, स्कूल फीस। लेकिन नेहा से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं। ये फ़ोन कंपनी का रिकॉर्ड है। उसने अगली विंडो पर क्लिक किया। 24 दिसंबर 2010 आखिरी बार था जब माँ ने इस घर पर कॉल किया। उसके बाद 11 साल तक एक भी कॉल नहीं, ना मेरी नानी के नंबर पर, ना लैंडलाइन पर। जज ने तुरंत पूछा, ये रिकॉर्ड किसने मंगाए? लीना मैडम खड़ी होकर बोली, माननीय अदालत, ये रिकॉर्ड हमने कंपनी से आधिकारिक रूप से मंगाए हैं, सर्टिफिकेट के साथ सबूत में फाइल किए हैं। जज ने सिर हिलाया। अब ये, आरव ने मेरी 2010 की डायरी की फोटो खोली। ये वो महीना है जब ये मुझे छोड़कर गई। देखिए, नानी ने क्या क्या लिखा। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, थेरेपी, जली हुई कुकीज़ा। थोड़ा रुककर उसने पन्ना पलटा। अब दिसंबर 2013, ये कहती हैं कि इस महीने मिलने आई थी। अगर ये सच में आती तो नानी यहाँ ज़रूर कुछ लिखती। नेहा आई, आरव खुश हुआ या कुछ भी, पर यहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें इनका कोई जिक्र नहीं। जज की नज़रों में अब संदेह की जगह गुस्सा था। मिस नेहा, आप बार बार कह रही थी कि आप हर साल आती रहीं, फ़ोन करती रहीं, पैसा भेजती रहीं। क्या आपके पास कोई भी सच्चा सबूत है? कोई फ़ोटो, कोई टिकट, कोई मैसेज, कोई बैंक स्लिप जो कंप्यूटर की इस एनालिसिस से अलग सच दिखाए? नेहा की आंखें भर आईं। मैं डर गई थी जज साहिबा। इतने पैसे देखकर मुझे लगा मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। आखिर मैं उसकी माँ हूँ। माँ होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है। जज ने ठंडे स्वर में कहा। 11 साल तक ये बच्चा, ये औरत अकेले सब संभालते रहे। आप उस समय कहाँ थीं? नेहा ने कुछ बोलने की कोशिश की पर शब्द अटक गए। आरव अभी भी बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी आंखें एक पल के लिए मेरी तरफ मुड़ी। फिर उसने आखिरी स्लाइड खोली। एक टाइमलाइन। ये मेरे सिस्टम की बनाई हुई टाइमलाइन है, उसने बताया। इसमें नानी के बैंक स्टेटमेंट, मेरे स्कूल के रिकॉर्ड, थेरेपी नोट्स, फ़ोन कॉल्स, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे एक चेन हो। अगर कोई बीच की एक कड़ी बदलता है तो पूरी चेन टूट जाती है। इसमें हर दिन का एक सच है। कहाँ गए, क्या किया, किसने फ़ोन किया, किसने नहीं किया। इस टाइमलाइन में मेरी माँ का नाम 11 साल तक नहीं है, सिर्फ आज है जब वो अदालत में आई है। ये है असली रिकॉर्ड। कोर्टरूम में इतना सन्नाटा था कि किसी की सांस भी सुनी जा सकती थी। जज ने गहरी सांस ली, फिर बोली, मुझे किसी और तारीख या सुनवाई की ज़रूरत नहीं लगती।
ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नेहा ने झूठे दस्तावेज बनवाए, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की और नाबालिग की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करना चाहा। उन्होंने सीधे मेरी तरफ देखा। शारदा जी, आपको आरव की पूरी कस्टडी और उसकी संपत्ति की लीगल गार्जियनशिप दी जाती है। आप पिछले 11 साल से जो कर रही हैं वही आगे भी करेंगी। अदालत आपके किए हुए त्याग और मेहनत को मान्यता देती है। मेरा गला भर आया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखों से आंसू बहने लगे। और नेहा, जज ने सख्त स्वर में कहा, आपके खिलाफ फॉर्जरी और पर्जरी के लिए केस दर्ज किया जाएगा। आप मां हैं, इसीलिए इस अदालत ने आपको अभी तक सम्मान से सुना। लेकिन मां होने का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलकर कानून से खेलें। हथौड़ी की आवाज गूंजी। केस समाप्त। मैं कुर्सी से उठ भी नहीं पा रही थी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मुझे तब तक समझ नहीं आया कि हम सच में जीत गए हैं, जब तक लीना मैडम ने मेरे कंधे पर हाथ नहीं रखा और ना ही कहा, बधाई हो शारदा जी, आपने अपने पोते को सिर्फ पाला नहीं, उसके साथ खड़ी भी रही। आज वही आपके लिए खड़ा हुआ। मैं बाहर निकली तो धूप आंखों में चुभ रही थी। सीढ़ियों पर खड़े खड़े मैंने पहली बार खुले आसमान की तरफ देखा। मेरे बगल में आरव बिल्कुल चुप था। तुम्हें पहले से पता था ना? मैंने धीरे से पूछा। तुम इतने दिन से यही सब बना रहे थे? उसने छोटा सा सिर हिलाया। जब उन्होंने कागज दिखाए थे उसी दिन समझ गया था कि वो हाल ही में बने हैं। मैंने बस इतना किया कि जो हम सालों से जमा कर रहे थे उसे एक जगह रख दिया। तुम डर नहीं रहे थे? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा, क्योंकि सच मेरे पास था, बस उसे सबके सामने रख देना था। कुछ महीनों बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। नेहा को सजा में 2 साल की प्रोबेशन मिली और 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस एक ऑटिज्म सेंटर में, जहां वो उन बच्चों के साथ काम करती जिन्हें कभी वो खुद बोझ समझती थी। एक दिन मैं वहीं कुछ सामान देने गई। हॉल में फर्श पर बच्चे बैठे थे और नेहा एक किताब लेकर उनके बीच में थी। वो तस्वीरें दिखाकर धीमी आवाज में बोल रही थी। उसके चेहरे पर मेकअप नहीं था, आंखों में थकान और पछतावा साफ दिख रहा था। हमारी नजरें मिली। वो कुछ कहने की कोशिश में उठी, पर मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। उस पल मुझे लगा, कुछ सवालों का जवाब जरूरी नहीं होता। मैंने बिना कुछ बोले बस हल्का सा सिर हिलाया, मुड़ी और बाहर आ गई। मेरे अंदर गुस्सा अब भी था, पर उतना नहीं जितना पहले दिन था। शायद इसीलिए कि अब मुझे पता था, उसने चाहे जो किया हो, मेरा पोता अकेला नहीं, मजबूत है। आरव ने नॉन कम्पीट की वजह से वही वेरिफिकेशन वाला सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर दिया, पर वो रुका नहीं। अब मैं क्वालिटी चेकिंग का काम करूंगा, उसने एक दिन नाश्ते पर कहा। दूसरों के सॉफ्टवेयर में जो गलतियां कोई नहीं देख पाता, वो मैं देखूंगा और मेरे जैसे लोग देखेंगे। तुम्हारे जैसे? मैंने पूछा। जो भी पैटर्न जल्दी पकड़ते हैं, उसने कहा। ऑटिस्टिक, ADHD वाले, जिन्हें दुनिया समस्या कहती है। मैं उन्हें नौकरी दूंगा। उसका पहला कर्मचारी वही लड़का था जो कभी मेरी क्लास में था, जिसे लेकर स्कूल ने कहा था, ये तो कभी नौकरी नहीं कर पाएगा। अब वो आरव की टीम में लीड टेस्टर था। फिर एक एक करके और युवा जुड़े। कोई बोले बिना हेडफोन्स लगाकर तेजी से काम करता, कोई नोटबुक में हर चीज़ रिकॉर्ड करता, कोई अचानक से हंस पड़ता क्योंकि उसे कोई पैटर्न दिख गया होता जो औरों को नहीं दिखता। मैंने एक दिन ऑफिस जाकर देखा। छोटा सा कमरा था, 6-7 मेज़ें, हर मेज़ पर कंप्यूटर, साइड में पानी के बोतल, कुछ स्ट्रेस बॉल्स और दीवार पर लिखा हुआ था, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस अलग तरीके से बने हो। मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी वो लाइन पढ़ती रही। मुझे याद आया, सालों पहले मैंने भी अपने एक स्टूडेंट के लिए वही बात बोली थी, ये टूटा नहीं है, बस अलग है। अब वही फिलॉसफी मेरा नाती अपने ऑफिस की दीवारों पर लिख रहा था। एक मंगलवार की शाम में हमेशा की तरह उसके फ्लैट में खाना लेकर गई। किचन में वही पुराना पीला कप रखा था। अब थोड़ा सा चिप्ड था, पर वो अभी भी उसी कप में पानी पीता था। हमने चुपचाप खाना खाया। खामोशी हमारे बीच अजीब नहीं लगती थी। हम दोनों को आदत हो गई थी कि हर बात के लिए शब्द जरूरी नहीं होते।
अचानक उसने चम्मच रखकर कहा, नानी। उसके चेहरे पर हल्की सी कसक थी, आंखें उसके हाथों पर थीं, मेरी तरफ नहीं। मैंने पूछा। मुझे पता है आपने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है, उसने कहा। आपके दोस्त आना बंद हो गए, आपने बाहर घूमना कम कर दिया, आपने वो उज्जैन वाला ट्रिप कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। स्कूल कई बार कहता था मुझे हॉस्टल भेज दो, आपने कभी नहीं भेजा। मेरे गले में कुछ अटक सा गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने आधी हंसी आधे आंसू वाली आवाज में पूछा। आप सो रही होती थी पर मैं जाग रहा होता था, उसने कहा। मैंने कई बार सुना आपको फोन पर बोलते कि मैं नहीं आ पाऊंगी, आरव को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आप चाहती तो, उसने थोड़ी देर रुककर कहा, आप चाहती तो आप भी मुझे छोड़ सकती थी, जैसे माँ ने किया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गई। मैंने कभी तुम्हें बोझ नहीं समझा, मैंने धीरे से कहा। तुम मुश्किल थे, हाँ, पर बोझ नहीं। और अगर तुम मुश्किल थे तो मैं भी तो सीखने में धीमी थी। सीखते सीखते ही तो हम दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं। वो पहली बार मुस्कुराया, ज्यादा नहीं, बस होठों का हल्का सा खिंचाव, पर उसके लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। अब समझ में आता है, उसने कहा, कि आपने हर दिन मुझे चुना जब मैं थैंक यू भी नहीं बोल पाता था। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसे पता था कि मैं सिर्फ उतना ही आगे हाथ रखती हूँ जितना वो सह सके। उसने खुद अपना हाथ थोड़ा सा मेरी तरफ सरकाया, हमारी उंगलियां बस हल्के से छुई। मेरे लिए वो किसी गले लगाने से कम नहीं था। तुम उसके लायक थे बेटा, मैंने कहा, हर एक दिन के। रात को घर लौटते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी, फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने बाद में देखा, आरव का मैसेज था, सिर्फ 2 शब्द, थैंक यू। मैंने मुस्कुराकर फ़ोन सीने से लगा लिया। उस रात मुझे बहुत सालों बाद गहरी नींद आई। अब जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो सोचती हूँ मैं अपनी बेटी को पूरी तरह माफ़ कर पाऊंगी या नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। शायद समय के साथ, शायद कभी नहीं। बस इतना जानती हूँ कि मैंने जिस बच्चे के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप अपनी बेटी को माफ़ कर पाते, जिसने आपके पोते को छोड़ दिया और फिर सिर्फ पैसों के लिए वापस आई? कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं सच में आपके जवाब पढ़ती हूँ। और अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर बूढ़े होने के बाद भी शुरू हो सकते हैं, ताकि और दादियाँ नानियाँ जान सकें कि वो अकेली नहीं हैं, और कभी कभी हमारे शांत अलग से दिखने वाले बच्चे ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा शेर बनकर खड़े होते हैं।